अच्छा, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और जो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो होती है 3 तरीक़ों से, ठीक है। पहला होता है हीमोग्लोबिन या मतलब रेड ब्लड सेल के ज़रिए, ठीक है। और जो अगला तरीका होता है वो होता है प्लाज्मा के ज़रिए, ठीक है। प्लाज्मा के अलावा जो उससे अगला तरीका होता है वो होता है बाइकार्बोनेट आयंस के तौर पे, ठीक है। और जो बाइकार्बोनेट आयंस है वो होता है 70%, मतलब सबसे ज़्यादा जो ट्रांसपोर्ट है ना कार्बन डाइऑक्साइड का, वो बाइकार्बोनेट आयंस के तौर पे होता है, ठीक है। और जो प्लाज्मा है उसके ज़रिए होता है 7%, और जो हीमोग्लोबिन है उसके ज़रिए होता है 23%, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना हम सबसे पहले करते हैं रेड ब्लड सेल की बात का, उसके ज़रिए कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, ठीक है। तो जो है ना सबसे पहले तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास लंग्स लेवल है, ठीक है। लंग्स लेवल के ऊपर यहाँ पे मेरे पास एल्वियोलाई पड़े हुए हैं, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, एल्वियोलाई है। और यहाँ पे जो है ना मेरे पास क्या है, पार्शियल प्रेशर जो है वो ऑक्सीजन का ज़्यादा है, और जो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का है वो थोड़ा है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ब्लड की कैपिलरी आ रही है, और इस ब्लड की कैपिलरी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर थोड़ा है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका पार्शियल प्रेशर क्या है, ज़्यादा है। इसी तरह आप यहाँ पे बात कर लेते हैं टिश्यूज़ लेवल पे, ठीक है। तो जो टिश्यूज़ लेवल पे जो मेरे पास होगा, यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो थोड़ा होगा। और यहाँ पे भी एक कैपिलरी आएगी जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे असल में क्या होगा कि जो कैपिलरी है ना, इसके अंदर क्या मौजूद है, रेड ब्लड सेल्स मौजूद है, यानी ब्लड मौजूद है, ठीक है। और रेड ब्लड सेल्स जो इसके अंदर मौजूद है, इसके गिर्द क्या मौजूद है, उसके डोनन्स मेम्ब्रेन है, ठीक है। डोनन्स मेम्ब्रेन ही उसके गिर्द मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो इसके मतलब क्या है कि यहाँ पे ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो ज़्यादा है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है वो क्या है, यहाँ पे थोड़ा है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर थोड़ा सा है। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर यहाँ पे थोड़ा है तो क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब टिश्यूज़ लेवल से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किधर को मूव कर जाएगी, वो जो है ना इसके अंदर रेड ब्लड सेल की तरफ मूव कर जाएगी, और जो ऑक्सीजन है वो किधर आ जाएगी, वो टिश्यूज़ के पास आ जाएगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो है ना टिश्यूज़ जो है वो क्या होंगे, ऑक्सीजनेट होंगे, और जो रेड ब्लड सेल है वो क्या हो जाएगा, वो डीऑक्सीजनेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड, किसके पास आ रही है, रेड ब्लड सेल के पास आ रही है। और यहाँ पे मैंने भी बताया कि 23% किस तरह ट्रांसपोर्ट होनी है, हीमोग्लोबिन के जरिए ट्रांसपोर्ट होनी है, ठीक है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसके साथ जुड़ेगी, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगी। अच्छा, अब हम एक चीज़ पढ़ते हैं कि जो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है ना, वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ सकता है। तो फिर हम ये सोचते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ सकता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स है ना, वो भी 4 ही, मतलब 4 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ सकता है, और 4 ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ सकता है, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन के भी 4 मॉलिक्यूल्स और कार्बन डाइऑक्साइड के भी 4 मॉलिक्यूल्स हीमोग्लोबिन के लिए, ठीक है। और दूसरी बात जो है, जो हीमोग्लोबिन है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रोटीन पार्ट के साथ जोड़ी होती है, ठीक है। और जो ऑक्सीजन है उसको किसके साथ जोड़ी होती है, नॉन प्रोटीन पार्ट के साथ। नॉन प्रोटीन पार्ट कौन सा वाला, आयरन एटम, ठीक है। और इसको किस पार्ट के साथ, इसको जोड़ी होती है हिस्टिडीन के साथ, नहीं हिस्टिडीन के साथ नहीं, वो कोई और अमाइनो एसिड होते हैं उसके साथ जोड़ी होती है, ठीक है। और जो आयंस होते हैं ना, हाइड्रोजन आयंस, उनको जोड़ी होती है प्रोटीन पार्ट के साथ, ठीक है। और इनको जोड़ी होती है अनलिमिटेड, मतलब इनको बहुत ज़्यादा मिकदार में जोड़ सकती होती है, और इसको जोड़ी होती है हिस्टिडीन अमाइनो एसिड के साथ, ठीक है। हिस्टिडीन अमाइनो एसिड के साथ जोड़ी होती है, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे बात करते हैं, तो हमारे पास ये जो चीज़ बनती है ना, इसको हम कहते हैं कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बन गई। यहाँ पे क्यों बनी, क्योंकि जो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का टिश्यूज़ लेवल पे ज़्यादा था, जिसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रेड ब्लड सेल के अंदर है, रेड ब्लड सेल के अंदर वो हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करके उसने कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बना दी, ठीक है। अब ये जो रेड ब्लड सेल है इसने आगे नेक्स्ट मूव करना है, और वो कैसे मूव करना है कि मेरे पास यहाँ पे राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, इसने जाना है राइट एट्रियम के अंदर, इन्फीरियर वेना कावा या सुपीरियर वेना कावा या मतलब किसी की भी तरह से, ठीक है। रेड ब्लड राइट एट्रियम के अंदर जाना है। राइट एट्रियम से नेक्स्ट ये किसके अंदर जाएगी, राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल से नेक्स्ट ये किसके पास जाती है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, ठीक है। जो पल्मोनरी आर्टरी है वो इसे लंग्स के पास यानी एल्विलाई के पास लेके जाती है, और जो एल्विलाई है वो इसको क्या करवाता है, ऑक्सीजनेट करवाता है। मतलब यहाँ पे क्या, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, और इसके पास क्या है, इसके पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। और जो ऑक्सीजन है उसका पार्शियल प्रेशर क्या है, थोड़ा है। अच्छा, और इसके पास क्या था, यहाँ पे जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन जुड़ी थी, और उसने कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाया हुआ था। अब ये जो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन है ना, जब ये देखेगी कि यहाँ पे तो ऑक्सीजन की तादाद ही बहुत थोड़ी है, ठीक है, तो वो क्या होगा कि वो बिल्कुल फ़ौरन से टूट जाएगी। जब फ़ौरन से टूटेगी तो जो Hb है वो अलहदा रह जाएगी, और Hb का यहाँ पे कलर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। और जो CO2 है ना वो उतर जाएगी, और उतर के दोबारा इसके अंदर चली जाएगी, ठीक है। कहाँ पे, लंग्स के पास, टिश्यू के पास जाएगी, और एक्सहेलेशन से हम उसे रिमूव कर देंगे। यहाँ पे जो हमारे पास होती है ना 2 तरह की हीमोग्लोबिन, HbO2 और Hb। जो Hb है ना इसका कलर होता है पर्पल रेड, और जो HbO2 है इसका कलर होता है ब्राइट रेड, ठीक है। चेरी रेड होता है इसका कलर, ठीक है।
और इसका कलर होता है ब्राइट रेड। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे जो हमारे पास दूसरा तरीका है ना वो बाइकार्बोनेट आयंस के ज़रिए, जो कि 70% उन्होंने ट्रांसपोर्ट करना है, मतलब काफ़ी मेजर पोर्शन उन्होंने ट्रांसपोर्ट कर रहे होना होता है, ठीक है। अब वो कैसे कर रहे होते हैं वो यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पे फिर से क्या है, एक रेड ब्लड सेल है, ठीक है। और वो रेड ब्लड सेल जो है वो किसके अंदर मौजूद है, वो एक जो कैपिलरी है ना उसके अंदर मौजूद है, ठीक है। और जो कैपिलरी है उसके इर्द गिर्द यहाँ पे प्लाज्मा भी मौजूद है, रेड ब्लड सेल्स भी मौजूद है, सारी चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरे पास है ना, जो HbCO2 बना था एक, तो वो चीज़ बनी थी, ठीक है। इसके अलावा और इसके अंदर क्या चीज़ बनती है कि यहाँ पे जो है ना क्लोराइड आयंस इसके अंदर जाएंगे, इसके अंदर क्लोराइड शिफ्ट होगी, वो चीज़ भी मैं बताती हूँ। पर इसके अंदर जो CO2 जाएगी ना वो सिर्फ हीमोग्लोबिन के साथ अटैच नहीं होगी। अब इसके अंदर चूँकि एंजाइम्स पड़े हुए हैं और साथ में वो वाटर के साथ अटैच होगी, ठीक है। अब हमें पता है कि इसके अंदर ज़्यादातर हीमोग्लोबिन है, लेकिन 5% जो एंजाइम्स और साल्ट्स वगैरह होते हैं। तो जो एंजाइम है वो क्या करेगा, CO2 + H2O को जोड़ेगा और उसको H2CO3 बना देगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है। लेकिन हमें पता है कि जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर ये एंजाइम मौजूद नहीं है। यहाँ पे प्लाज्मा है ना, ठीक है। और जो प्लाज्मा है उसके अंदर क्या 90% वाटर है, ठीक है। वाटर तो ज़्यादा है लेकिन एंजाइम मौजूद नहीं है। एंजाइम के ना होने की वजह से क्या होगा कि ये जो कार्बोनिक एसिड यहाँ पे भी बनेगा लेकिन वो बहुत थोड़ा बनेगा। अब हमें पता है कि जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है वो वर्ल्ड्स फास्टेस्ट एंजाइम है, और इतना फास्ट है कि ये 6 लाख मॉलिक्यूल्स को 1 मिनट के अंदर या मेरे ख्याल है 1 सेकंड के अंदर जो है वो जोड़ देता है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे नहीं होगा तो फिर सिर्फ 200 मॉलिक्यूल्स बन रहे होते हैं, ठीक है। मेरा ख्याल है 1 मिनट है, तो 200 मॉलिक्यूल्स बन रहे होते हैं 1 मिनट के अंदर, ठीक है। अब 200 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, यानी यहाँ पे जो कार्बोनिक एसिड बन रहा है वो है तो सही लेकिन बहुत ज़्यादा थोड़ा है, और यहाँ पे जो कार्बोनिक एसिड बन रहा है और क्या वो बहुत ज़्यादा बन रहा है, ठीक है। अब हमें ये बात पता है कि हर चीज़ कहाँ कहाँ से कैसे मूव कर रही होती है, डिफ्यूज़ हो रही होती है। डिफ्यूज़ कैसे हो रही होती है, यानी हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ। तो ये क्या होगा कि रेड ब्लड सेल के अंदर जो कार्बोनिक एसिड बनेगा वो सारा का सारा कहाँ पे आने लग जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन वो इसी हालत के अंदर नहीं आएगा, वो टूटेगा। कैसे टूटेगा, मतलब ये H2CO3 बना है, ठीक है, रेड ब्लड सेल के अंदर। ये H प्लस HCO3 माइनस यानी बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में जाएगा, और ये जो बाइकार्बोनेट आयन है ना ये यहाँ से बाहर निकलेगा। लेकिन ये यहाँ से बाहर कैसे निकलेगा, क्योंकि ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो किसी चार्ज पार्टिकल को अपने पास से गुजरने नहीं देती। तो देखो यहाँ पे मेरे पास एक डोनन्स मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसकी, लेकिन जो डोनन्स मेम्ब्रेन है वो अपने आप से चार्ज पार्टिकल को गुजरने नहीं देती। तो यहाँ पे एक जो है ना वो एक लगा होता है एंटीपॉड। अब मैं बताती हूँ इसे एंटीपॉड मैं क्यों कह रही थी, ठीक है, मैं बाद में बताती हूँ। तो एंटीपॉड जो है ना उससे HCO3 माइनस बाहर आएगा। अब देखो जब HCO3 माइनस बाहर आएगा ना तो असल में तो हाइड्रोजन आयन नहीं ज़्यादा हुआ है, असल में तो बाइकार्बोनेट आयन कम हुआ है। लेकिन चीज़ ये होती है कि H2CO3 टूटा, H प्लस ज़्यादा हो गया, HCO3 माइनस बाहर आया, ठीक है। अब जब H प्लस ज़्यादा होंगे ना तो जो pH है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। यानी जो इन्वायरमेंट सेल के अंदर क्या वो कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। जब सेल का इन्वायरमेंट एसिडिक होगा तो जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है वो तो ऑप्टिमम pH पे उसने काम करना है, वो तो ऐसे काम ही नहीं कर सकेगा। तो फिर क्या होगा, जो सेल है वो अपनी pH को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। वो कैसे pH को मेंटेन करेगा, वो अंदर जो है ना क्लोराइड आयंस को लाएगा, ठीक है। अब वो क्लोराइड आयंस भी इसी के ज़रिए से आएंगे। इसके ज़रिए से क्यों आएंगे, वो इसलिए आएंगे क्योंकि यहाँ से चार्ज पार्टिकल गुजर सकता है और किसी पार्ट से गुजर नहीं सकता। अब क्लोराइड आयन जो इसके अंदर आ रहे हैं ना वो क्या करेंगे, वो इसकी कमी पूरी कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो क्लोराइड आयन अंदर गए ना, इन्होंने अंदर जाके K+ आयंस के साथ जुड़ना है, ठीक है, और क्या बना देना है, और K+ आयंस के साथ जुड़ के इन्होंने साल्ट बना देना है। हमें पता है कि 5% में क्या मौजूद है, साल्ट्स वगैरह मौजूद थे। अब जो मैंने इसे एंटीपॉड कहा था वो इसीलिए कहा था क्योंकि इसके अंदर से एक चीज़ जो वो अंदर जा रही है, एक चीज़ जो वो बाहर आ रही होती है, ठीक है। और ये जो चीज़ है जो मतलब क्लोराइड का अंदर आना, ठीक है, इसको कह रहे होते हैं क्लोराइड शिफ्ट, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट का दूसरा नाम हैम्बर्गर इफेक्ट, ठीक है। क्या होता है, हैम्बर्गर इफेक्ट। अब हैम्बर्गर इफेक्ट से यहाँ से जो है बाइकार्बोनेट आयंस बाहर आ गए हैं और जो क्लोराइड आयंस है वो अंदर चले गए। मतलब अब यहाँ पे रेड ब्लड सेल का रोल नहीं है। अब असल में चीज़ कहाँ पे शुरू हो रही है, जो बाइकार्बोनेट आयंस है ना वो किसके अंदर आ चुके हैं, वो आ चुके हैं प्लाज्मा के अंदर। और यहाँ पे जो क्लोराइड थे वो पोटाशियम के साथ जुड़े थे, और यहाँ पे जो बाइकार्बोनेट आयंस है वो किसके साथ जुड़े होते हैं, जो जुड़े होते हैं सोडियम के साथ, और सोडियम बाइकार्बोनेट आयन बन जाते हैं, ठीक है। अब जो सोडियम बाइकार्बोनेट आयन बनेंगे ना वो कैसे मूव करेंगे, देखो जो मतलब ये सारा ब्लड है ना वो क्या करेगा, वो ब्लड जो है वो यहाँ पे सारा डीऑक्सीजनेट हुआ ब्लड, ठीक है। मतलब जिस ब्लड के अंदर HbCO2 मौजूद है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, और साथ में ये चीज़ मौजूद है प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। ये वाला ब्लड किसके पास जाएगा, ये ब्लड जाएगा एल्वेलाई के पास, ठीक है। यहाँ पे ये ब्लड आ जाएगा। जब ये वाला ब्लड यहाँ पे आएगा ना तो साथ ही क्या होगा, NaHCO3 फिर से टूटेगी, ठीक है। NaHCO3 फिर से टूटने के बाद ये जो HCO3 माइनस है ये किसके अंदर जाएगा, ये जाएगा रेड ब्लड सेल के अंदर, ठीक है। रेड ब्लड सेल के अंदर
अंदर गया, अब रेड ब्लड सेल के अंदर जैसे ही ये जाएगा ना, वहाँ से क्लोराइड जो है वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जब क्लोराइड बाहर आएगा तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। ठीक है, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट जो है ना, उसका एक और नाम भी होता है, सॉरी उसका नहीं, जो एंटीपॉड है उसका। ठीक है, एंटीपॉड का एक और नाम होता है HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट यानी और क्लोराइड शिफ्ट। ठीक है, ये नाम भी होता है इसका, या कैरियर, कैरियर। ठीक है, ये भी इसका नाम है। अच्छा, अब ये जो हमारे पास बाइकार्बोनेट आयन है, ये कहाँ पे मूव किया, बाइकार्बोनेट आयन ये चला गया था रेड ब्लड सेल के अंदर। रेड ब्लड सेल के अंदर जाके ये दोबारा से जो हाइड्रोजन आयन इसने निकाला था उसके साथ जुड़ेगा, और जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है ना, वो इसको बना देगा H2CO3। ठीक है, जब H2CO3 बनाएगा ना, ये फिर से H2O और CO2 के अंदर टूटेगा। अब जैसे कि मैं बताया, यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी कंसनट्रेशन क्या बहुत ज़्यादा कम है एल्वेलाई के अंदर, इसकी वजह से ये जो CO2 है ना, ये सारी की सारी बाहर मूव करेगी, किसके अंदर, एल्वेलाई की तरफ को मूव करेगी, और मतलब जो ब्लड है वो फिर से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेट होना शुरू हो जाएगा, और ऑक्सीजन जो है वो कहाँ पे आ जाएगी, अंदर की तरफ आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह जो तीसरा तरीका है वो हमारे पास क्या है, प्लाज्मा। मतलब जो प्लाज्मा है उसके अंदर क्या होगा, डिसॉल्व होगी कार्बन डाइऑक्साइड और उसके ज़रिए से भी बाहर आ जाएगी। ठीक है, मतलब ये कहाँ तक आ जाएगी, बाहर आ जाएगी एल्वेलाई के तक। ठीक है, अच्छा, जब हमारे पास कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन बना ना, यानी HbCO2, ठीक है, उसके साथ साथ सारे Hb जो है ना वो HCO2 के साथ नहीं जुड़े होते, कुछ जो है जैसे अब हमारे पास HCO3 माइनस जो है वो बाहर आ गया था। ठीक है, और H प्लस जो है वो कहाँ रह गया था, अंदर रह गया था। ठीक है, और जो क्लोराइड आयंस है उसने अंदर जाके K प्लस आयंस के साथ जोड़ लिया था। ठीक है, और जो HCO3 माइनस है उसने बाहर आके सोडियम के साथ जोड़ लिया था, रह गए थे हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन आयंस है ना वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ गए थे। ठीक है, जब हीमोग्लोबिन के साथ ये जुड़ते हैं ना, तो जो चीज़ बनती है ना उसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिनिक एसिड। ठीक है, हीमोग्लोबिनिक एसिड जो वो एसिडिटी कर सकता है एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से क्लोराइड आयंस जो है अंदर की तरफ जा रहे होते हैं। ठीक है, इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं, बोहर्स इफेक्ट की, हैमबर्गर्स की फैक्ट्री की और हेल्डेन्स इफेक्ट की। ठीक है, हैमबर्गर्स इफेक्ट मैंने भी बताई, असल में क्या है, क्लोराइड शिफ्ट है। ठीक है, मतलब जो क्लोराइड है जब उन्होंने इन्वायरमेंट को एसिडिक होने से बचाने के लिए अंदर जाना होता है तो उसको हम क्या कहते हैं कि क्या है, क्लोराइड शिफ्ट है। रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट भी हमने तो देखी है। ठीक है, अब हेल्डेन इफेक्ट की बात कर लेते हैं, उसमें क्या होता है, हेल्डेन जो है वो एच से बन रहा है। ठीक है, और एच से क्या मुराद है, हाई कंसनट्रेशन। ठीक है, हाई कंसनट्रेशन किस चीज़ की, ऑक्सीजन की, और ये किसके ऊपर हो रहा होता है, ये हो रहा था लंग्स लेवल के ऊपर। लंग्स लेवल के ऊपर क्या था, ये जो हाई कंसनट्रेशन थी वो किसकी थी, वो थी ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन थी जो वो हाई थी। ठीक है, जब ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन हाई थी तो उसके साथ क्या हुआ कि ऑक्सीजन जब वो अंदर आ गई, ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर चलेगी। अब इसको दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका रिमूव होना, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होना, रिमूव होना, इसको हम क्या कहते हैं कि हल्डेन इफेक्ट है। बोहर्स इफेक्ट है वो कहाँ पे होता है, बी से बोहर्स और बी से है बॉडी टिश्यूज़। ठीक है, बॉडी टिश्यूज़ लेवल के ऊपर ये इफेक्ट हो रहा होता है, और इस इफेक्ट के अंदर होता क्या है। ठीक है, इस इफेक्ट के अंदर हमने जो बॉडी टिश्यूज़ पे जो चीज़ पढ़ी है ना, वही सारा बोहर्स इफेक्ट है। ठीक है, इन बोहर्स इफेक्ट का जो ताल्लुक होता है ना वो होता है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट से। ठीक है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के अंदर देखो, जब हम टिश्यूज़ लेवल के ऊपर थे तो हमने क्या पढ़ा कि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन थी वो क्या हुई थी, वो टूट गई थी, यानी इस तरह से टूट गई थी, और जो ऑक्सीजन थी वो टिश्यूज़ के पास चली गई थी। ठीक है, मतलब ये जो इसका टूटना है इसको हम क्या कहते हैं कि क्या है, बोहर्स इफेक्ट है। ठीक है, बोहर्स इफेक्ट को हमने यहाँ पे पढ़ लिया। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं हीमोग्लोबिन के सैचुरेशन वगैरह की। ठीक है, तो जो हीमोग्लोबिन होती है ना, वो अगर हम बात कर रहे हैं नॉर्मल प्रेशर के ऊपर 116 या 106 इतने प्रेशर पे, तो वो 98% सैचुरेटेड होती है। मतलब इसके अंदर जो है ना 20 मिलीलीटर जो है वो हीमोग्लोबिन पूरी आ सकती है पर 100 मिलीलीटर ब्लड के अंदर। ठीक है, लेकिन इतनी आती नहीं है कभी भी। ठीक है, अगर इतनी आ जाए तो हम उसे क्या कहेंगे कि 100% सैचुरेटेड है, लेकिन इतनी नहीं आती। फिर कितनी आती है, 19.6 मिलीलीटर आती है पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। ठीक है, किसके अंदर, नॉर्मल कंडीशंस के अंदर ये आ रही है, कितनी, 19.6 मिलीलीटर, यानी 98% जो है वो सैचुरेटेड होती है हीमोग्लोबिन एट नॉर्मल प्रेशर। अच्छा, जो अगली चीज़ है ना वो है डीऑक्सीजनेटेड। मतलब जब डीऑक्सीजनेट ब्लड हो रहा है, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होता है तो क्या होता है, उसके अंदर से ऑक्सीजन खत्म होती है, कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर ऐड हो जाती है, तो तब जो है हीमोग्लोबिन कितनी सैचुरेटेड रह जाती है, 75%। मतलब 98 से किस पे आ जाती है, वो 75% पे आ जाती है। ठीक है, यानी हमारे पास क्या रहता है, हमारे पास 23% ऑक्सीजन अनलोड हो जाती है। 23% ऑक्सीजन क्या हो जाती है, अनलोड हो जाती है, यानी हीमोग्लोबिन या रेड ब्लड सेल के अंदर से 23% ऑक्सीजन जो है वो उतर जाती है। ठीक है, तो बाकी कितनी बच जाती है, जितनी बच जाती है ना वो हमारे ब्लड के अंदर 75% ऐसे ही घूमती रहती है। लेकिन ये कैसा, नॉर्मल कंडीशंस के अंदर। अब अगर एक्सरसाइज की बात करें तब कैसा हो रहा था। ठीक है, तो जो नॉर्मल है, मतलब हमारे पास जो ब्लड ऑक्सीजनेट होने वाली हालत है, ठीक है, तो जो हीमोग्लोबिन वो 98% ही सैचुरेटेड रहती है, वो सेम रहता है। ठीक है, मतलब उसे 98% सैचुरेट होना से ज़्यादा वो हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो प्रेशर है वो तो नॉर्मल है ना। ठीक है,
एक्सरसाइज होने से उस प्रेशर पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब अगर डीऑक्सीजनेटेड की बात करें तो डीऑक्सीजनेटेड वाले केस के अंदर कितनी हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड होती है, हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड होती है 62%, ठीक है। 62% सैचुरेटेड होती है, तो यहाँ पे कितना फ़र्क आ जाता है, 98 में से 62 माइनस करें तो आ जाता है हमारे पास 36%। यानी जब ऑक्सीजन अनलोड हो रही है तब कितनी ऑक्सीजन अनलोड हो रही है, तब ज़्यादा अनलोड हो रही है, ठीक है। 36% जो है वो कितनी हो रही होती है, अनलोड हो रही होती है ऑक्सीजन, ठीक है। दूसरा हम इस चीज़ के अंदर ये भी देख लेते हैं कि जो एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना उसका दूसरा नाम होता है आर्टेरियल ब्लड। आर्टेरियल ब्लड से ये मुराद है जिस ब्लड के अंदर क्या मौजूद है, ऑक्सीजन, ठीक है। अब आर्टेरियल ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है वो कितनी मौजूद होती है, ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितनी मौजूद होती है, तो 19.6 मिलीलीटर ऑक्सीजन तो मैंने अभी भी बताई, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसके अंदर नॉर्मली कितनी मौजूद होती है, तो वो उसके अंदर होती है 50 मिलीलीटर, ठीक है। 50 मिलीलीटर पर 100 मिलीलीटर है, और ये भी ऐसे ही है पर 100 मिलीलीटर के अंदर। वैसे मैं पूरा भी बताती हूँ। अच्छा, अब अगर डीऑक्सीजनेटेड हो तो उसके अंदर क्या केस होता है, डीऑक्सीजनेटेड के अंदर आप देखो उसके अंदर से ऑक्सीजन क्या हुई है, अनलोड हुई है, और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुई है, ऐड हुई है, ठीक है। तो उसके अंदर 14.6 मिलीलीटर क्या होती है, ऑक्सीजन मौजूद होती है, ठीक है। 14.6 मिलीलीटर, यानी उसके अंदर से कितनी ऑक्सीजन रिमूव हुई है, 5 मिलीलीटर ऑक्सीजन जो है वो उतरी है, ठीक है, अनलोड हुई है। और अगर डीऑक्सीजनेटेड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो वो उसके अंदर ऐड होती है, तो कितनी होती है, अब 4 मिलीलीटर, 54 मिलीलीटर हो जाती है पर 100 मिलीलीटर, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि हमारा बॉडी के अंदर जो टोटल ब्लड है वो कितना है, वो 5 लीटर से 6 लीटर है, ठीक है। और अभी हमने पढ़ा कि जो इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड हो रही है वो कितनी है, वो 20 मिलीलीटर, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में 19.6 मिलीलीटर। लेकिन अगर हम 20 मिलीलीटर के हिसाब से देखें तो हम कहते हैं कि 100 मिलीलीटर के अंदर कितना होगा, 20 मिलीलीटर। लेकिन अगर हम पूरे की बात करें यानी 5 लीटर से मुराद है 5000 मिलीलीटर, ठीक है। 5000 मिलीलीटर की बात करें तो उसके अंदर जो है वो कितनी मौजूद होगी, ऑक्सीजन, ठीक है। तो उसके अंदर जो है ना वो 1000 मिलीलीटर ऑक्सीजन मौजूद होगी, यानी 5 लीटर ब्लड के अंदर 1 लीटर ऑक्सीजन मौजूद होती है। लेकिन ये एक रफ आइडिया है क्योंकि हमने 20 मिलीलीटर या 9.6 मिलीलीटर नहीं लिया, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़।